हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। नवरात्रि की वजह से और फेस्टिवल की वजह से वीडियोस थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब जल्द से जल्द एपिसोड पोस्ट करने की। मैं भले ही रोज़ ना सही, लेकिन कम से कम एक दिन के गैप में मैं एक एपिसोड देने की कोशिश तो करूँगी। अब आप भी समझिए, मेरे पास घर है, फैमिली है, छोटा बच्चा है, तो इतने सारी चीज़ें लेकर मैं एक साथ मैनेज नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से मेरी राइटिंग का भी काम है, और फिर मुझे अदर उसमें भी वॉइस का काम करना होता है, और फिर मेरा यूट्यूब है, तो सारी चीज़ें एक साथ थोड़ा सा एक हाउसवाइफ के लिए करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने इतना तो कहा है ना कि मैं आस्तिक और अरुणिमा की कहानी को यहीं ख़त्म करूँगी, मतलब मैं उसे यहीं ख़त्म करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कहानी में बने रहिए। कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी सुनते हैं, मैं आपको मिलती हूँ स्टोरी के एंड में। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताती तो तुम मेरे बच्चे को मार देते। जैसे ही अरुणिमा ने ये कहा, आस्तिक एकदम से चौंक गया और उसके कदम जैसे किसी जंजीर से बंध गए थे। वो तुरंत अतीत की पुरानी यादों में चला गया, जहां उसने अरुणिमा को कितनी बार इस बात की धमकी दी थी कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसके बच्चे को मार देगा। उसे अपने जीवन में कोई बच्चा नहीं चाहिए था। वो बस अरुणिमा की जिस्मानी चाहत में डूबा हुआ था और उसे कभी मां बनने नहीं देना चाहता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि उसने अरुणिमा को प्रेग्नेंट न करने की वजह से सरोगेट मदर का रास्ता चुना था और बाद में बच्चों से कोई वास्ता न रखने की बात भी अरुणिमा को बता दी थी। वो बच्चा सिर्फ उसके माफिया बनने का एक जरिया था। आस्तिक के कान जलने लगे थे, चेहरा एकदम फक पड़ गया था और उसकी आंखों के सामने एक एक करके वो सारे पन्ने खुलने लगे थे, जब उसने अरुणिमा को इतना मजबूर कर दिया था कि वो उससे डरने लगी थी। अरुणिमा ने हिम्मत जुटाकर आस्तिक की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, सुना तुमने मैंने क्या कहा? आस्तिक रायचंद, वो तुम ही थे जिसने मुझे मजबूर किया। तुम ही थे जो नहीं चाहते थे कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो जाऊं। तुम ही थे जो मेरी बॉडी से इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम बच्चे को मार डालोगे। याद है, या मैं दिन और तारीख के साथ तुम्हें याद दिलाऊं? प्लास्टिक रायचंद। आस्तिक अरुणिमा को देख रहा था। अरुणिमा की आंखों में उसे अपने लिए वही नफरत दिख रही थी जो उसने पहले कभी महसूस की थी, जब अरुणिमा उससे नफरत किया करती थी। उसने कितनी मुश्किल से उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, और अब वही आंखें फिर से नफरत के साथ उसे देख रही थी। अरुणिमा तड़पते हुए बोली, मेरी प्रेगनेंसी को छुपाने का सारा कसूर तुम्हारा है। मैं तुमसे डरती थी और जानती थी कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो तुम किस हद तक गिर सकते हो। तुम भूल गए कि तुम मुझे रोज खाने के लिए एंटी प्रेगनेंसी पिल्स दिया करते थे ताकि मैं कभी प्रेग्नेंट न हो जाऊं। इतनी पुरानी बात क्यों करें, अभी भी तुमने मेरे लिए एंटी प्रेगनेंसी पिल्स के नए पैकेट मंगवाए थे ना। पर जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूं मैंने वो दवा नहीं खाई। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे सामने दवा खाने का नाटक करती थी, लेकिन उसे अपनी जुबान के नीचे छुपा लेती थी, और जब तुम चले जाते थे तो बाथरूम में थूक दिया करती थी। वरना तुम तो 2 दिन पहले तक भी बच्चा नहीं चाहते थे। तो इसीलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो कि बच्चों के जाने की वजह मैं हूँ। वो तुम थे, तुम ही बच्चा नहीं चाहते थे, और तुम्हारी वजह से ही मैंने ये बात छुपाई। इसलिए उनके जाने की असली वजह तुम हो। आस्तिक। आस्तिक एकदम पत्थर हो गया था। वो अरुणिमा को भावशून्य होकर देख रहा था। अरुणिमा आज अपने अंदर से बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसने तड़पते हुए कहा, मैंने अपने बच्चों को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन देखो वही हुआ जो तुम चाहते थे। मैंने अपने बच्चों के लिए तुमसे प्यार का झूठा नाटक भी किया ताकि मैं उन्हें लेकर कहीं दूर जा सकूं। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया तो मैं इसे क्या मानूं, अपनी खुशकिस्मती या अपने बच्चों की बदकिस्मती? अरुणिमा रोने लगी और आस्तिक उसे देखता रह गया। उसके शब्द जैसे टूट गए थे। उसने खुद को बिखरे हुए हाल में देखा और अरुणिमा को टूटा हुआ। अरुणिमा की बातें सुनते हुए वो बोल पड़ा, तुमने क्या कहा अभी? अरुणिमा ने कहा, सही सुना तुमने। आस्तिक, मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। जब तक तुम मुझे मेरी किडनैपिंग से बचाने नहीं आए थे, उससे पहले तक जो कुछ भी था वो सब सिर्फ एक दिखावा था। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा के पास आता है और उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने अभी? कि तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। तुमने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि तुम बच्चों को बचाकर यहाँ से कहीं दूर भाग सको। और जब मैंने तुमसे कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगी, तब भी तुम मुझे बस माफ़ करने का नाटक कर रही थी। ये सब सिर्फ एक दिखावा था। अरुणिमा को दर्द हो रहा था।
वो अभी भी बहुत कमजोर थी। उसने कांपते हुए कहा, आस्तिक छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। पर आस्तिक ने उसे छोड़ने के बजाय उसकी बाजू और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे धोखा दे रही थी अरुणिमा। मेरी माफी मांगने के बाद भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया है। और मैं पागल ये समझता रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझसे दूर भागने की प्लानिंग थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, मुझे पसंद करने का नाटक कर रही थी, मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी, और इसीलिए तुमने मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर दिया। बोलो, यही सच्चाई है ना? अरुणिमा उसके ऐसे चिल्लाने पर और ज्यादा रोने लगती है। उसने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, यही सच्चाई है। मैंने किया है तुम्हारे साथ धोखा, और मैं सच में तुमसे दूर भागना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दो, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैं वो सब करना चाहती थी। अरुणिमा के एक एक शब्द ने आस्तिक के दिल पर इतना गहरा जख्म कर दिया था कि उसकी आंखें वो देख रही थीं जो वो देखना ही नहीं चाहता था। अरुणिमा के शब्दों में उसे सच्चाई नजर आ रही थी, और उसकी आंखों में आस्तिक के लिए कोई वजूद ही नहीं था। आस्तिक का बदन अंदर से कांप रहा था और उसकी आवाज एकदम डरावनी होती जा रही थी। उसने अरुणिमा की बाजू कसकर पकड़ी और उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, मेरे वजूद से इनकार किया है। इन सब के बावजूद भी तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। लेकिन इसमें गलती पूरी तरह से तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मैंने उस औरत पर यकीन किया जिसे मैंने इतने समय तक टॉर्चर किया और उसके बाद उसके प्यार में पड़ गया। अरुणिमा की आंखें दर्द से चौड़ी हो गई और वो आस्तिक को देखने लगी। लेकिन आस्तिक के चेहरे पर धीरे धीरे एक विकृत सी भयंकर मुस्कान फैलने लगी। उसने हंसते हुए अरुणिमा की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करती हो तो भी मेरा प्यार काफ़ी है हम दोनों के लिए। इतने समय में तुम इतना तो जान ही गई होगी कि मैं अपनी चीज़ों के लिए कितना पागल हूँ, और जिन चीज़ों के लिए मैं पागल हूँ उनमें से एक तुम हो। इसलिए अब तुम मेरी हो, चाहे अपनी मर्जी से या फिर मेरी मर्जी से। आई कांट बिलीव दिस आस्तिक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे तुम जबरदस्ती अपने पास रख सको। मैं अभी अभी अपना बच्चा खो चुकी हूँ, मेरे अंदर उसे खोने का दर्द है। तुम्हें तो उसके बारे में आज ही पता चला है, लेकिन मैं उसे महसूस कर चुकी हूँ, और मैं उसके जाने का दर्द अपने दिल में हर पल महसूस कर रही हूँ। और तुम इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। अरुणिमा के गुस्से में कहे गए शब्दों पर आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अरुणिमा को देखते हुए कहता है, बच्चों के जाने का दुख मुझे भी है। तुमने उन्हें अपने अंदर महसूस किया था ना? मैंने उन्हें अपने इन्हीं हाथों से दफनाया है। बट डोंट वरी, हमारे बच्चे बहुत जल्द हमारे पास वापस आएंगे, और इस बार पूरी तरह से आएंगे। आस्तिक। अस्पताल के अंदर ये आवाज़ सुनते ही आस्तिक और अरुणिमा दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, सामने पुष्कर रायचंद, आस्तिक के पिता खड़े थे। उन्हें देखकर अरुणिमा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, और आस्तिक के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने अरुणिमा को छोड़ दिया और पुष्कर जी को देखकर बोला, डैड, आप यहाँ? पुष्कर जी बोले, आस्तिक, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त अरुणिमा को तलाक दे दो। आस्तिक, मैं चाहता हूँ कि तुम अरुणिमा को तलाक दे दो। पुष्कर जी गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोले। जैसे ही आस्तिक ने ये सुना, एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो गुस्से में अपने पिता को देखते हुए कहता है, वो नॉनसेंस। डैड, क्या बकवास कर रहे हैं आप? पुष्कर जी के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि उन्हें अरुणिमा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पूर्णिमा को देखते हुए बोले, अपना पागलपन बंद करो। वास्तव में मुझे एहसास हो गया है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। आस्तिक ने पुष्कर जी को हैरानी भरी निगाहों से देखा और कहा, सच में डैड? आपको लगता है कि मुझे इस बात की परवाह है कि आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं? पहले तो आपने मेरा इस्तेमाल किया, इतने सालों तक मुझे माफिया में रहने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मुझे मजबूर किया कि मैं शादी करूं, और वो भी आपकी पसंद की लड़की से। आखिरकार जब ये सब कुछ हो गया है तो अब आपको अपनी ही पसंद नापसंद आ रही है। ये पहली बार था जब आस्तिक अपने पिता से ऊंची आवाज में बात कर रहा था, लेकिन पुष्कर जी को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी। वो गुस्से में बोले, हाँ, वो लड़की जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद किया था, वो एक लापरवाह इंसान है,
और उसी की लापरवाही की वजह से आज उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। उसने हमारे परिवार के वारिस को पैदा होने से पहले ही मार डाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अब कभी माँ नहीं बन सकती। जो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मुझे अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए, इसलिए तुम इस लड़की को छोड़ दो और मैं किसी दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इस लड़की ने पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आस्तिक का चेहरा जैसे इतना सफ़ेद हो गया था कि उसके शरीर में खून ही नहीं रह गया था। और अरुणिमा की तो जैसे दुनिया ही पलट गई थी। अभी अभी उसने अपने बच्चे को खोने का दर्द महसूस किया था और उसके बाद आस्तिक से उसका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई जब पुष्कर जी ने ये बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसके हाथ पैर एकदम से सुन्न हो गए और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। घबराते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी और एकदम से बेड पर बैठ गई, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। उसने अपना चेहरा उठाकर आस्तिक को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल पूरी तरह टूटा हुआ। लेकिन आस्तिक गुस्से में अपने पिता को देख रहा था। अरुणिमा ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बुदबुदाते हुए अपने आप से कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से माँ बन जाऊंगी। ये नहीं हो सकता है। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा उन पर विश्वास किया है। वो मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। मैं फिर से माँ बन पाऊंगी। अपने बच्चों को फिर से एक बार महसूस कर पाऊंगी। सीरियसली डैड, आपको इस सिचुएशन में भी उस स्टूपिड समाज की परवाह है। आस्तिक के शब्द लड़खड़ा रहे थे। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके पिता उसके सामने ऐसा कैसे कह सकते थे? लेकिन पुष्कर जी सीरियस थे। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, होश में आओ। तुम्हें लगता है मैं अपने खानदान के वारिस के बारे में मजाक करूंगा? मैं इतने लंबे समय से एक वारिस की उम्मीद कर रहा था और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अरुणिमा से करवाई थी ताकि वो मुझे एक वारिस दे सके। लेकिन अब वो उसके लायक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे अभी अभी बताया कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा सौतेला भाई बाप नहीं बन सकता है और तुम्हारी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। अच्छा, तो आप इसीलिए मेरा इस्तेमाल फिर से करना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरा हो गया आपके लिए, क्योंकि अब मैं इस्तेमाल होने वाली चीज़ रहा नहीं, न डैड। आस्तिक ने तंज कसते हुए कहा। तो पुष्कर जी गुस्से में बोले, बकवास बंद करो, होश में रहकर बात करो, तुम अपने पिता के सामने हो। आस्तिक का गुस्सा भी आज उसकी हद से बाहर था। उसने भी तो अपना बच्चा खोया था। पहली बार पिता बनने का दर्द उसने भी महसूस किया था। अरुणिमा पर लगे बेवफाई के इल्ज़ाम को उसने भी सहा था। कोई भी इस सदमे से अभी निकल नहीं पाया था कि उसके पिता ने उसके सामने एक और फरमान सुना दिया। कुछ कदम आगे बढ़ता है और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सगे बाप हैं। आस्तिक, जबान संभाल कर बात करो, पुष्कर जी गुस्से में चिल्लाए, लेकिन आस्तिक का चेहरा नहीं बदला। उसकी निगाहें कठोर थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि इस हालत में भी आस्तिक और अरुणिमा को मोरल सपोर्ट देने की बजाय ये कह रहे हैं कि वो अरुणिमा से अलग हो जाए। उसने गुस्से में पुष्कर जी को देखते हुए कहा, मेरी बीवी इनफर्टाइल नहीं है, और आइंदा ये शब्द अपने मुंह से निकलने की गुस्ताखी मत कीजिएगा डैड, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप और मेरा खून का रिश्ता है। और मैं अरुणिमा को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे कोई बच्चा ना दे। मैं बिना बच्चों के सिर्फ उसके साथ सारी जिंदगी बिता दूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। पुष्कर जी गुस्से में आस्तिक को देखकर कहते हैं, होश में आवाज तक, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने अरुणिमा और मेरे फैसले में से अरुणिमा को चुना तो तुम सब कुछ खो दोगे। अगर तुम इस बांझ औरत के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हर चीज से अपने कदम पीछे लेने होंगे, यहाँ तक कि माफिया की कुर्सी से भी, जिसके लिए तुमने इतने सालों तक मेहनत की है, इतने सालों तक इंतजार किया है। आस्तिक, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा सिर्फ इस औरत के लिए। अरुणिमा की उंगलियां बेडशीट पर कस गई थीं। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ऐसा नहीं था कि उसे इन दोनों बाप बेटे की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो इस वक्त वो महसूस कर रही थी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आस्तिक उसके साथ रहना चाहता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये बात अरुणिमा को एक उम्मीद दे रही थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि आस्तिक ने सालों तक माफिया में शामिल होने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। ऐसे में अरुणिमा के लिए अपने इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देगा। लेकिन आस्तिक के शब्दों ने अरुणिमा को पूरी तरह से चौंका दिया था और वो एकदम से हक्का बक्का रह गई थी।
ऑफ अच्छा है, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे अरुणिमा और पावर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं अरुणिमा को ही चुनूंगा। मेरे लिए अरुणिमा ही मेरी पूरी दुनिया है। भले ही वो कैसी भी हो, मैं उसे हर रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। आस्तिक के इन शब्दों ने न सिर्फ अरुणिमा को बल्कि पुष्कर जी को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। पागल हो गए हो क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने इस जगह को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम बचपन से ही माफिया का लीडर बनने की रेस में शामिल थे और तुम उसके खिलाफत वारिस हो, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ एक लड़की के लिए ये सब छोड़ रहे हो। अपनी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का इंतजार, तुम इन सबको सिर्फ उस बांझ लड़की के लिए छोड़ रहे हो। जुबान संभाल कर बात कीजिए डेड। आप जिसके लिए ये 5 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। और अगर एक बार और आपने अरुणिमा के लिए ऐसा कुछ कहा तो मैं हम दोनों के रिश्ते की मर्यादा को भूल जाऊंगा। आस्तिक ने एकदम गुस्से में अपने पिता के सामने बगावत करते हुए कहा। तो पुष्कर जी भी अपने असली रूप में आ गए थे और उन्होंने आस्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे वही बेटे हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। लेकिन एक लड़की की मोहब्बत में तुम इस कदर पागल हो गए कि अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और तुम्हारे लिए उसके भी कुछ सपने हैं। पर अगर तुमने अभी इसी वक्त अपना फैसला नहीं बदला तो सिर्फ तुम्हें ही माफिया से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि तुम्हारी माँ को भी इस घर से निकाल दिया जाएगा। जो करना है कर सकते हैं आप मिस्टर रायचंद, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए उन सब से बढ़कर है जिनके झूठे सपने आप लोगों ने मुझे दिखाए थे। आस्तिक ने आखिरकार अपने शब्दों को सटीक तरीके से पुष्कर जी के सामने रख दिया। लेकिन पुष्कर जी एक आखिरी बाजी खेलने के मूड में थे। उन्होंने गुस्से में कहा, होश में आओ आस्तिक, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसने व्यंग्य से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। वैसे भी मैं उसकी नफरत का हकदार हूँ और ये नफरत उसकी जिंदगी में मैंने ही अपने लिए पैदा की है। इसलिए उसकी मोहब्बत हो या नफरत मुझे कबूल है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद आस्तिक पलटकर अरुणिमा को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हैरानी। वो अरुणिमा की आंखों में देखकर जज्बात से कहता है, वो हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम पागल हो गए हो आस्तिक, उस लड़की के लिए तुम अपने पिता से बगावत कर रहे हो। पुष्कर जी ने इतना ही कहा था कि आस्तिक ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, मेरे शब्दों की मर्यादा और आपके लिए इज्जत बस इतनी ही है। इसके आगे आपने कुछ कहा तो शायद मैं वो कर जाऊं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। पुष्कर जी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। लेकिन याद रखना, अगर मैं इस कमरे से अपने कदम बाहर निकालूं तो इस वक्त तुम्हारा मेरे परिवार से और मेरे काम से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हारी माँ का भी अस्तित्व हमारे परिवार से खत्म हो जाएगा। और फिर पुष्कर रायचंद का सिर्फ एक ही बेटा होगा। मेरा दूसरा बेटा आस्तिक रायचंद मेरी नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए मर चुका होगा। दरवाज़ा पीछे है, जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाएगा। आस्तिक ने इन शब्दों में पुष्कर जी को अपना फैसला सुना दिया था और अगले ही पल पुष्कर रायचंद गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन उस कमरे में जो बची थी वो थी अरुणिमा की सांसें, जो इस तरह से दौड़ रही थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। उसके सामने इतना कुछ एक साथ हो गया था और एक साथ ही सब कुछ उसके हाथ से निकलता चला गया। अरुणिमा, तुम्हें ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, चलो बैठो। और ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया है? आस्तिक अरुणिमा से कहता है तो अरुणिमा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आस्तिक, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है? क्या किया तुमने अभी अभी? आस्तिक ने अरुणिमा को बहुत ही प्यार से देखा जैसे कि सच में कुछ नहीं हुआ है, और उसे ऐसे देखकर अरुणिमा और ज्यादा डर जाती है। आस्तिक अरुणिमा के सामने बैठा हुआ उसे प्यार से देख रहा था और उसने अपने दोनों हाथों से अरुणिमा के गालों को छू लिया और वो मन ही मन एकदम से हैरान हो जाती है। आस्तिक की तरफ देखना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तुम बस आराम करो, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। उसके साथ नीरज और शेर भी थे। वो खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ सामने बांधकर वो अरुणिमा को देखने लगा जैसे डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे। उसने धीरे धीरे करके अरुणिमा को चेक किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की।
डॉक्टर जैसे ही केबिन से बाहर निकलते हैं, उसके पीछे आस्तिक भी बाहर आ जाता है। आस्तिक ने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर, रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर आस्तिक को देखते हुए बोला, मिस्टर रायचंद, हमने आपके कहने पर उनके सारे टेस्ट करवाए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बांझ नहीं है। आस्तिक ने एक राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कितना बड़ा विशाल समंदर है, जो ये सुनने के साथ ही शांत हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और खुशी खुशी को अंदर ही अंदर महसूस करने लगा। लेकिन उसके बाद आस्तिक ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे फादर तो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट में अरुणिमा की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बता रहे थे। डॉक्टर ने हाँ में सर की तरह हिलाते हुए कहा, जी मिस्टर रायचंद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी वाइफ पूरी तरह से बच्चा नहीं करने की कंडीशन में है, पर वो जिस सिचुएशन में है वैसे में बच्चा कंसीव करना भी बहुत मुश्किल है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर, साफ साफ बताएं। आस्तिक ने नाराजगी जताते हुए पूछा तो डॉक्टर ने कहा, दरअसल हमने मैडम के सारे टेस्ट करवाए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसकी संभावना सिर्फ 2% है। आस्तिक का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। वो एक झटके में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, डॉक्टर मुझे एक क्लियर जवाब चाहिए। ये 50% की केबीसी मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि जब मैं गेम खेलने पर आता हूँ तो कोई लाइफ लाइन नहीं है। घुमा फिरा कर बात करने की वजह सीधा बताओ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं? डॉक्टर की तो हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, जी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन आस्तिक ने डॉक्टर को एक झटके से छोड़ दिया, जिससे डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है और आस्तिक उससे कहता है, कोई लेकिन नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हारे 2% को 200% मैं साबित करूंगा। तो वहीं अरुणिमा हॉस्पिटल के कमरे में अकेली थी। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आस्तिक ने उसके लिए अपने पूरे परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया है, और ये बात उसके दिमाग में उसे अपराध बोध की तरह महसूस करवा रही थी। अरुणिमा जानती थी कि आस्तिक ने इस पोजीशन को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, और खासकर कि माफिया में शामिल होने के लिए तो उसने किसी की भी परवाह नहीं की, लेकिन सिर्फ अरुणिमा के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अरुणिमा का दिल एक दर्द से भर गया था। भले ही आस्तिक उसके साथ रहना चाहता था और वो उससे प्यार करता था, वो ये महसूस करते हुए खुश थी, लेकिन आस्तिक की कितने सालों की मेहनत को उसने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखकर वो कैसे खुश रह सकती थी। और ऊपर से अरुणिमा की ऐसी हालत जिससे उसे ये महसूस होता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। अरुणिमा को नहीं पता था कि आस्तिक को बच्चों से इतना लगाव महसूस हो जाएगा कि वो उन सब से ऊपर भी अरुणिमा को ही रखेगा। अगर पहले पता होता तो शायद वो बच्चों के बारे में पहले ही बता देती और आज हालात कुछ और होते। बस कुछ रोज पहले तक तो अरुणिमा को लगा सब कुछ ठीक है, उसकी जिंदगी बहुत आराम से कटेगी और वो जल्दी आस्तिक को बच्चों के बारे में बता देगी। आस्तिक अगर इन बच्चों को नहीं भी रखना चाहेंगे तो अरुणिमा उसके फैसले के साथ होगी, भले ही इसके लिए उसने अंदर से खुद को कितना ही मजबूत क्यों ना किया हो। लेकिन वो आस्तिक के प्यार में इस कदर खो गई थी कि वो अब उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आस्तिक के एक फैसले ने अरुणिमा को फिर से इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरुणिमा को अस्पताल में 2 दिन हो गए थे और अरुणिमा ने आस्तिक से कहा था कि उसके पेरेंट्स को इस दुर्घटना के बारे में कुछ ना बताएं। वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स दुखी हों, खास करके उसके पिता, जब वो अभी अभी ठीक होना शुरू हो रहे थे। आस्तिक को एक ज़रूरी काम था, इसलिए उसे 2 घंटे के लिए जाना पड़ा था, लेकिन वो नीरज और शेर के साथ बाकी सिक्योरिटी टीम अरुणिमा की सेफ्टी के लिए रख कर गया था। अरुणिमा अपने कमरे में थी और यही सब सोच रही थी। पिछले 2 दिनों से उसके दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी। उसने दरवाजे के पास कुछ आहट सुनी, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है। इस वक्त कौन आ सकता है? अभी तो रात हो रही है। इस समय तो हॉस्पिटल स्टाफ भी यहाँ नहीं आता है और आस्तिक की टीम में से किसी की हिम्मत नहीं है इतनी रात को अरुणिमा के कमरे में दाखिल होने की। अरुणिमा एकदम से डर जाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है और एक काले कपड़ों में कोई लंबा सा आदमी कमरे में दाखिल होता है तो अरुणिमा घबराते हुए तुरंत उससे सवाल करती है, कौन हो तुम? और तुम अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, नीरज कोई है क्या बाहर? अरुणिमा चिल्लाने लगती है, पर तभी उस शख्स ने अपने माथे से वो लंबा सा हैट हटाया और वो मास्क उतारा, जिसे देखकर अरुणिमा एकदम से चौंक जाती है। डैडी जी! अरुणिमा के सामने इस समय पुष्कर रायसेन खड़ा था और वो ही छुपाकर अरुणिमा से मिलने आया था। पुष्कर जी ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, अच्छा है कि इस वक्त तुम अकेली हो, इसीलिए तुमसे अकेले में बात करना सही रहेगा। अरुणिमा घबराते हुए पुष्कर जी को देख रही थी।
तो पुष्कर जी ने अरुणिमा को गुस्से में देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में बहुत से बुरे लोग आए और चले गए, लेकिन तुम उन सब से आगे हो, क्योंकि सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया है, और तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे ने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मैंने उसे वो सब दिया जो उसे देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उसके लिए चुनकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और तुम्हारी मौजूदगी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की। अरुणिमा हैरानी से पुष्कर जी को देख रही थी। पुष्कर जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहना जारी रखा, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके से आस्तिक को अपने जाल में फंसा लोगी कि वो तुम्हारे अलावा और कुछ सोच भी नहीं पाएगा। पिछली बार जब मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चला था तभी मैं तुमसे कहा था कि इस बारे में थोड़ा सोच समझ कर बात करना आस्तिक से, लेकिन देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी के चलते क्या क्या हो गया है। नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। पहले मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ़ हो इसलिए आस्तिक तुम्हें अपने साथ रख रहा है, लेकिन अब पता चला तुम बेवकूफ़ नहीं हो बल्कि हद से ज़्यादा चालाक हो। पर अपनी चालाकी से ही तुमने आस्तिक को मेरे खिलाफ भड़काया है। शाबाश अरुणिमा शाबाश, मानना पड़ेगा बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी करी थी तुमने। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए। पुष्कर जी के शब्द शहर की तरह उसके कानों में घुल रहे थे। वो तेजी से सांस लेने लगी। उसने पुष्कर जी को देखते हुए कहा, डैडी जी, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि आस्तिक आपसे ऐसा कुछ कहेंगे। अरुणिमा ने धीमी सी आवाज में अपनी बात कही, लेकिन पुष्कर जी ने कठोर शब्दों में कहा, लेकिन तुमने ऐसा किया अरुणिमा, तुमने कर दिखाया। आखिरकार तुमने आस्तिक को अपने पूरे परिवार के और पूरे गिरोह के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों तक माफिया में अपनी जगह बनाने के बाद उसे अपने कदम पीछे लेना बहुत आसान होता है? अगर ऐसा होता तो मैं वो पोजीशन कब की छोड़ चुका होता। किस चीज़ की कमी है मेरे पास? पूरा परिवार है, दौलत है, शोहरत है, शहर में नाम है, रुतबा है, लेकिन फिर भी ना तो मैं अंडरवर्ल्ड से दूर रह सकता हूँ और ना ही अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे जाने देंगे। ये माफिया, ये अंडरवर्ल्ड, ये सब एक चाल है अरुणिमा, जिसमें इंसान जितना फंसता है उतना ही उलझता चला जाता है। और सारी माफिया अंडरवर्ल्ड को ये पता था कि आस्तिक अगला किंग बनने वाला है। ऐसे में उसके दोस्त नहीं दुश्मन ज्यादा हैं, और तुम्हें लगता है कि उसका इस तरीके से माफिया को छोड़ देना बहुत बहुत आसान तरीका काम होगा। नहीं, उसके दुश्मन हर एक कदम पर उसकी जान के प्यासे हो जाएंगे। तुम्हारा आस्तिक की जिंदगी में रहना आस्तिक को मौत के करीब ले जाएगा। जैसे ही पुष्कर जी ने ये कहा अरुणिमा एकदम से बौखला जाती है। वो जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं डैडी जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आस्तिक को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन पुष्कर जी ने गुस्से में कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि आस्तिक को कुछ ना हो और वो हमेशा सही सलामत और खुश रहे तो चली जाओ उसकी जिंदगी से, चली जाओ। मुझे पता है कि शुरू में उसे तकलीफ होगी, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा। उसके पास इतना बड़ा बिजनेस है, माफिया में उसकी पावर है, इन सब के साथ वो तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगा, इसलिए चली जाओ। आस्तिक की जिंदगी से इतनी दूर चली जाओ कि कभी लौटकर वापस ना सको। अरुणिमा एकदम हैरान हो जाती है। उसने हैरानी से पुष्कर जी से सवाल किया, तो क्या आप यहाँ मुझे धमकी देने आए हैं और मुझे आस्तिक से अलग करने आए हैं? लेकिन पुष्कर जी के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वो हंसी कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। वो अरुणिमा पर हंस रहे थे और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो अरुणिमा। आस्तिक अगर मेरा बेटा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। उसका पावर, प्रॉपर्टी और पैसा सब कुछ मेरे नाम से है। अगर आस्तिक मुझसे अलग हो जाएगा तो उसका खुद का कोई वजूद नहीं होगा। अरुणिमा के दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ आने लगी। उसकी शादी से लेकर अब तक पुष्कर जी का हर वक्त एक अलग चेहरा वो देख रही आ रही थी, लेकिन आज पहली बार शायद वो असली पुष्कर रायसेन को देख रही है। एक स्वार्थी इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने बेटे की भी नहीं। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पुष्कर जी ने कहा, इस बारे में ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है, आस्तिक की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि वो अपने प्यार, पागलपन और सिद्ध की वजह से वो सब कुछ खो देगा जिसकी वजह से आज उसका वजूद है। अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर अभी भी सुन्न बैठी हुई थी। उसके कानों में पुष्कर जी की बातें अभी भी गूंज रही थी। उनके शब्द एक एक करके अरुणिमा के दिमाग को इस तरीके से घेर लेते हैं कि अरुणिमा अब कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। पिछले आधे घंटे से वो बेड पर ऐसी ही बैठी हुई थी। उसकी न तो पलकें झपक रही थी और न ही वो कुछ रिएक्ट कर रही थी। सांस तो चल रही थी, लेकिन वो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही थी। तभी उसके कानों में कदमों की आहट आई। उसे एहसास हो गया कि आस्तिक वापस कमरे में आ रहा है।
वो जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपने आप को चादर से ढक लेती है। कमरे का दरवाजा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। उसने देखा अरुणिमा बेड पर लेटी हुई है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने साइड के टेबल पर रखा और धीरे से अरुणिमा के पास में बैठ जाता है। वो अरुणिमा के चेहरे से हल्का सा चादर को खींचकर पीछे की तरफ करता है और अरुणिमा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी। उसे तब एहसास हो रहा था कि आस्तिक क्या कर रहा है। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के पास में बैठकर उसके सर को सहलाने लगा। अरुणिमा उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी, वो आस्तिक की खुशबू को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। आस्तिक ने आगे बढ़कर अरुणिमा के माथे को चूम लिया और ठीक से उसके चादर को सही करने लगा। वो अरुणिमा के मासूम से चेहरे को देखकर अपने मन में कहता है, तुम बहुत मासूम हो आरू, और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे दुनिया से छुपा के रखती है। मुझे पता है इस वक्त ना तो तुम सोने की हालत में हो और ना ही कुछ समझने की कंडीशन में, लेकिन मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी दोबारा प्रेग्नेंट होने की, तो तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी पेरेंट्स बनेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़े। मुझे पता है पिछली बार जो मैंने गलती की थी उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन इस सज़ा की हकदार तुम नहीं हो। पर जाने अनजाने तुम्हें ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। पर मैं क्या करूँ नारू, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें खुद से अलग कर दिया तो शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए गलती से भी मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। आस्तिक भले ही अरुणिमा से ये सारी बातें अपने मन में कह रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन दोनों के दिल आपस में जुड़े हुए थे, अरुणिमा को एहसास हो रहा था कि आस्तिक क्या सोच रहा है, और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन न तो उसने अपनी आंखें खोली और न ही उसने आस्तिक को यह एहसास होने दिया कि वो सो नहीं रही है। आस्तिक के जेब में रखा हुआ फोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने फोन निकला तो नीरज की कॉल थी। आस्तिक धीरे से खड़ा होता है और धीरे कदमों से कमरे से बाहर चला जाता है ताकि अरुणिमा की नींद खराब न हो, और जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज़ अरुणिमा के कानों में पड़ती है, वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आस्तिक के जाने के साथ ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख लिया। वो तड़प कर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी आस्तिक, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। ये इसलिए नहीं है कि बच्चों के जाने की वजह से मैं तुमसे नाराज हूं और तुम्हें सज़ा देना चाहती हूं, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुमने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, तुम्हें वो पोजीशन मिल सके। मैंने देखा है सत्ता हासिल करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की है और तुम इन सबको सिर्फ मेरे लिए छोड़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ आस्तिक, मैं इतनी ज़रूरी नहीं हूँ जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी पोजीशन है। मुझे पता है शुरू में हम दोनों को तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारी अच्छी भविष्य के लिए मैं इस तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लूँगी। अरुणिमा ने टेबल पर रखा हुआ वो बैग देखा जो आस्तिक अभी अभी लेकर आया था। अरुणिमा ने देखा उसके अंदर अरुणिमा के पहनने वाले घर के कपड़े हैं। शायद आस्तिक घर गया हुआ था और वहीं से अरुणिमा के लिए कंफर्टेबल कपड़े लेकर आया है। अरुणिमा ने अपने कपड़े बदले और वो कपड़े पहन लिए जो आस्तिक अभी अभी लेकर आया था। कपड़े बदलने के बाद अरुणिमा ने अस्पताल के कपड़े अस्पताल बास्केट में डाल दिया जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। शाम को अरुणिमा के कमरे में एक अस्पताल स्टाफ आता है और अरुणिमा के कमरे के सारे बेडशीट, चादर और तकिया के कवर को बदल देता है, लेकिन ट्रॉली को उसने कमरे की कोने पर छोड़ दिया था और अरुणिमा ने इस ट्रॉली के अंदर अपने कपड़े डाले और ट्रॉली के नीचे छुपकर बैठ गई। ट्रॉली पूरी तरह से कपड़ों से ढकी हुई थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि अरुणिमा अंदर है। अरुणिमा एक ही समय पर घबराई हुई और परेशान दोनों नजर आ रही थी। वो भागने का विचार कर चुकी थी, लेकिन वो आस्तिक की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आस्तिक एक बार फिर से उससे नाराज हो जाए, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अरुणिमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आस्तिक के लिए उसका प्यार, उसका लगाव सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आस्तिक ने जो भी उसके साथ किया था, अरुणिमा ने उन सब के लिए आस्तिक को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। हाँ, उन दोनों के बीच बच्चों के जाने के बाद जो झगड़ा हुआ था वो उन दोनों के अंदर के गुस्से वाली भावना थी, लेकिन इसमें नफरत कहीं भी शामिल नहीं थी। अरुणिमा बस ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आस्तिक अपने सपनों को कुर्बान कर दे। जाने से पहले उसने एक लेटर लिखा और उसे नाइट स्टैंड पर रख दिया। तब अरुणिमा को ट्रॉली खींचने का आभास होता है।
शायद कोई ट्रॉली को खींच रहा था और उसे कमरे से बाहर ले गया। जैसे जैसे ट्रॉली आगे बढ़ रही थी अरुणिमा का दिल भारी हो रहा था। उसे पहली बार बहुत अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ये उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, तभी नहीं जब उसने देव के साथ अपना रिश्ता खत्म किया था। देव अरुणिमा की जिंदगी में उसका पहला प्यार था। उसने सोचा नहीं था कि देव के जाने के बाद वो कभी भी किसी को अपने दिल में इस तरीके से दाखिल होने देगी कि वो उसके जज्बातों को काबू कर सके। लेकिन आस्तिक जैसे बीस्ट ने प्यार से नहीं बल्कि नफरत से अरुणिमा के दिल पर अपनी हुकूमत की है। देव की जिंदगी से जाने के बाद अरुणिमा इस तरीके से टूट गई थी कि उसने सोचा वो जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेगी। लेकिन एक बार फिर से उसका दिल टूटा है और एक बार फिर से वो अपने टूटे हुए दिल का दर्द खुद ही बर्दाश्त कर रही है। वो आखिरी शब्द जो उसने आस्तिक के लिए उस लेटर में लिखे थे उसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आंसू भी शामिल थे जिसने उस लेटर में छाप छोड़ दी थी। आस्तिक जब वो लेटर पढ़ेगा तो उसमें अरुणिमा के आंसुओं की बूंद भी नजर आएगी। उसने अपनी सभी भावनाओं को उस कागज में लिख दिया था ये सोचकर कि आस्तिक उसे समझेगा। आखिरकार ट्रॉली रुक जाती है और अरुणिमा पर्दा खोल के बाहर देखती है तो वो हॉस्पिटल लॉन्ड्री में थी। लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ था शायद उनकी छुट्टी हो गई थी, इसलिए एक एक करके सारे स्टाफ बाहर निकल गए। सबके जाने के बाद अरुणिमा धीरे से बाहर निकलती है और अस्पताल से बाहर निकलने लगती है। वो एक अनजान सफ़र पर निकली थी। उसे मंजिल का पता नहीं था और शायद कोई मंजिल थी भी नहीं। वो बस आस्तिक की जिंदगी से बाहर जा रही थी। लेकिन वो अपने माता पिता के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि आस्तिक सबसे पहले वहीं पर अरुणिमा को ढूंढेगा। इसलिए उसने अनजान रास्ते पर चलने का फैसला किया। एक ऐसा रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। लेकिन अरुणिमा अभी भी अस्पताल से निकली नहीं थी, इसका मतलब खतरा उस पर अभी भी है। आस्तिक के आदमी और उसकी सिक्योरिटी अभी भी अस्पताल के आसपास है। अरुणिमा ने एक दुपट्टे से अपने मुंह को ढका हुआ था और वो तेजी से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि रात का समय था तो लोग भी कम थे और अरुणिमा जल्दी से नज़र में आ सकती थी, इसलिए वो इतनी तेजी से बाहर निकल रही थी कि उसका ध्यान नहीं था। पर तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही सामने से किसी ने उसे संभाल लिया, लेकिन शायद उसके हाथों में फ़ोन था जो ज़मीन पर गिर गया और स्पीकर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। अरुणिमा ने जब वो आवाज़ सुनी तो उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आए और वो चेहरा उठाकर सामने देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। मीरा। अरुणिमा हॉस्पिटल से निकलकर तेजी से भाग रही थी। उसे डर था कि कहीं आस्तिक का कोई आदमी उसे पकड़ न ले, इसीलिए वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से भाग रही थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है वो किसी औरत से टकरा जाती है। वो औरत शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और अरुणिमा से टकराने की वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। अरुणिमा इन सब में उलझकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसे फ़ोन में से आवाज़ आने लगती है और उस आवाज़ को सुनकर अरुणिमा के कदम रुक जाते हैं। ये आवाज़ जानी पहचानी थी या यूँ कह ली कि उसने कई बार सुनी थी। हेलो, हेलो मीरा, हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मीरा, सब ठीक तो है ना? अरुणिमा एकदम से चौंक कर पीछे देखती है और अपने सामने खड़ी औरत को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से तुरंत निकलता है, मीरा। 1 घंटे बाद अरुणिमा एक कैफेटेरिया में बैठी थी और घबराते हुए इधर उधर देखी जा रही थी। जाहिर सी बात है, आस्तिक और उसके आदमियों का डर उसके दिल और दिमाग पर अभी भी छाया हुआ है। जब उसके सामने एक कॉफ़ी का कप आता है उसने देखा तो मीरा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कप बढ़ाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, वही हमेशा की तरह, नो शुगर और स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क। मीरा ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहा तो अरुणिमा ने भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसके हाथों से कॉफ़ी का कप लेते हुए बोला, थैंक यू। मीरा उसके सामने बैठी है और अपनी कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा, तो कैसी हो अरुणिमा? कितने सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तुम तो पूरी बदल गई हो। पहली बार तो तुम्हें देखकर मैं पहचान ही नहीं पाई थी कि तुम हमारी वही अरुणिमा हो जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। अरुणिमा ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? आंटी और तुम्हारा भाई? मीरा ने हल्की उदासी के साथ कहा, मम्मी 2 साल पहले हमें छोड़कर चली गई और भाई विदेश में पढ़ाई कर रहा है। मीरा की मम्मी का सुनकर अरुणिमा ने अफसोस से कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आंटी अब नहीं रही। मीरा ने बात को बदलते हुए कहा, अरे वो सब छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो और ये क्या हालत बना रखी है अपनी। तुम्हें पता है मैं और देव अक्सर तुम्हारी बात किया करते हैं। तुमसे कहीं कांटेक्ट ही नहीं हो पाया कि हम तुम्हारा हाल चाल पूछें।
तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे कि कभी थी ही नहीं, और उसके बाद पता चला कि तुमने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है। पता है देव तो मुझसे अक्सर कहते हैं कि चलो अच्छा है, अरुणिमा को कहीं तो खुशी मिल रही है। मीरा की बातों में देव का जिक्र सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर निराशा आ गई और उसने हल्का सा अपना चेहरा झुका लिया। उसके बाद मीरा के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आता है, जिसे पढ़कर वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान, मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर क्या चली जाऊं, ये लोग तो घर को युद्ध का मैदान बना देते हैं। अरुणिमा सॉरी यार, मुझे ना अभी जाना होगा। अरुणिमा ने तुरंत मीरा को देखते हुए कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। मीरा ने वेटर को बुलाया और बिल पे करते हुए कहा, अच्छा तुम्हें कहीं जाना है तो चलो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर निराशा आ गई। वो उसे क्या बताती कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं इस वक्त मुझे कहीं नहीं जाना है, या फिर यूं कह लो कि मुझे कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता है। उसके शब्दों में एक निराशा थी, एक झिझक थी और एक उदासी थी जो मीरा ने महसूस कर ली। उसने बिल पे करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अरुणिमा एकदम से चौंक जाती है और नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, ये सही नहीं होगा। लेकिन मीरा तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये बिल्कुल सही होगा, अरे तुम इतने सालों बाद हमें मिली हो, देव तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, और चलो तुम्हें घर पर एक सरप्राइज भी मिलेगा। देव का नाम सुनकर एक बार फिर से अरुणिमा के चेहरे पर एक परेशानी आ जाती है। उसने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मीरा, ये सही नहीं होगा। मीरा, तुम्हारे घर जाना अजीब लगता है, तुम वहां पर अपने हस्बैंड के साथ रहती हो, ऐसे में मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। लेकिन मीरा ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी, इतने सालों बाद तो मुझे मिली हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। अरे मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, एक बार मेरी बातों का कोटा खत्म हो जाए उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। मीरा अरुणिमा को खींचकर गाड़ी तक लेकर जाती है। अरुणिमा वैसे ही बहुत घबराई हुई थी, ऊपर से वो इतनी परेशान भी थी। मीरा की बात सुनकर उसके हालात और ज्यादा खराब हो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कैफे से बाहर निकलती है उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ जाती है। वहां पर नीरज खड़ा था और वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। नीरज को देखकर अरुणिमा एकदम से घबरा जाती है और इसीलिए जल्दी से वो मीरा की गाड़ी में बैठ जाती है। मीरा भी गाड़ी में बैठी है और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देती है। आधे घंटे बाद मीरा ने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी। अरुणिमा ने देखा ये बहुत ही छोटा लेकिन खूबसूरत बंगला है। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत इलाके में बसा हुआ ये बंगला सच में अपने आप में बहुत खूबसूरत था। मीरा ने गाड़ी को पार्क किया और बाहर निकली। अरुणिमा भी दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। मीरा अरुणिमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हैं और कहती है, चलो अंदर चलो और हाँ, मेरे पीछे ही रहना। लेकिन अरुणिमा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मीरा देखो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन मेरी बात मानो, मुझे शायद अंदर नहीं जाना चाहिए, देव मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं होगा। लेकिन मीरा ने तुरंत उसका हाथ कस के पड़ते हुए कहा, और जहाँ तक मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ वो तुम्हें देखकर सबसे ज्यादा खुश होंगे। देखा अरुणिमा, घुमा फिरा कर बातें करके मैं ना तो तुम्हें किसी अंधेरे में रखना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी अंधेरे में रहना चाहती हूँ। मुझे पता था कि कॉलेज में तुम्हारा और देव का एक रिश्ता था, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कि हम सबको यही लगता था कि तुम दोनों का कोई फ्यूचर है। ... पर सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि कॉलेज के लास्ट ईयर में ऐसा क्या हुआ कि तुम और देव एक दूसरे से अलग हो गए। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं देव को अच्छी तरह से जानती थी। मैंने देखा था वो तुम्हारी याद में किस तरीके से टूट गया था, बिखर गया था, तुम्हारे लिए तड़प रहा था, रो रहा था, वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। अरुणिमा, उस वक्त अगर मैं नहीं होती तो शायद देव पूरी तरह से तबाह हो जाता। मीरा की बात सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर एक गिल्टी वाला भाव आ जाता है। ... उसकी आंखों में एक पश्चाताप और एक जुर्म नजर आ रहा था, जैसे कि उसने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद कर दी थी। लेकिन मीरा ने उसके हाथ को विश्वास से थामते हुए कहा, अरुणिमा, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ कि तुमने देव के साथ प्यार में धोखा किया है। ... क्योंकि मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानती थी, तुम उन लोगों में से नहीं थी जो किसी का साथ देकर उसे बीच रास्ते पर छोड़ दे। अगर तुमने ये किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह नहीं होती। मैं तुम्हारे बारे में करने की वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी और वो थी देव को संभालना, और मैं वही किया।
पर तुम तो जानती हो ना कि दुनिया वाले एक मर्द और औरत की दोस्ती के रिश्ते को भी किस नज़र में देखते हैं, और खासकर कि तब जब जब उन दोनों को एक दूसरे को सहारा देते हुए देखते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे और देव के साथ भी हुआ। जब जब मैं देव को संभाला तो सबको यही लगा कि मीरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, और ऐसे में मेरी बदनामी होने लगी। लेकिन मुझे बदनामी का डर नहीं था, मुझे सिर्फ देव की फिक्र थी, उसे संभालना था। पर जब देव को इस बारे में पता चला तो वो उसे सोसाइटी की घटिया सोच पर तरस आया। इसीलिए उसने जो सबसे पहले काम किया वो ये था कि उसने मुझसे शादी की। इस शादी कोई मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस शादी में दोस्ती हुई, फिर प्यार, और उसके बाद एक ऐसा विश्वास हुआ जो आज तक बरकरार है। और इसी विश्वास के नाते मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भी जानती हूँ और अपने हस्बैंड को भी जानती हूँ। मीरा की बात सुनकर अरुणिमा आगे कुछ नहीं बोल पाए और वो हैरानी से मीरा को देखने लगी। मीरा उसका हाथ पकड़कर घर के दरवाजे पर लेकर आती है। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला उसने तुरंत अरुणिमा को पीछे कर दिया, और पहला कदम के साथ ही उसने हवा में उछालती हुई बॉल को अपने हाथों में कैच कर लिया। और अरुणिमा ये देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। उसने मीरा को देखा, उसने कितने अंदाज से बॉल पकड़ा हुआ था, जैसे शायद उसे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। अरुणिमा मीरा के पीछे से अपनी गर्दन निकाली और झांक कर सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने एक 4 साल का लड़का खड़ा था, जिसने लोअर टी शर्ट पहन रखी थी, और वो बड़ी बड़ी आंखों से मीरा को देख रहा था। और उसे लड़के के बगल में ठीक उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी, जिसे फ्रॉक सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जैसे ही अरुणिमा की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है, वैसे ही उन दोनों बच्चों की नज़र भी अरुणिमा पर पड़ती है। मीरा अरुणिमा के सामने से हट जाती है और अरुणिमा पूरी तरह से बच्चों के सामने आ जाती है। मीरा अरुणिमा को अंदर लाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे मेरे पीछे रहना। और तभी एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, हमने भी कहा था कि हमें बिना बताए घर से बाहर कदम भी मत रखना, लेकिन आप सुबह सुबह हॉस्पिटल भाग गईं। वो लड़की जो अभी अभी सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, वो उन बच्चों के पीछे आकर अपनी कमर पर हाथ रखकर मीरा को भी गुस्से में देखने लगती है। लेकिन जब अरुणिमा ने उसे लड़की को देखा तो उसकी आंखें एकदम से हैरान हो जाती है। वो इस लड़की को पहचानती थी, भले ही कभी सामने से नहीं मिली थी, लेकिन उसकी तस्वीर उसने कई बार देखी थी। ये देव की बहन है। देव ने कई बार कॉलेज के दिनों में इसकी तस्वीर दिखाई थी। वो अभी थोड़ी बच्ची थी, लेकिन अब ये पूरी एक जवान लड़की है। मीरा उन तीनों को ऐसे देखकर हंस पड़ती है। उसके बाद वो अरुणिमा को अंदर लाते हुए कहती है, हाँ, तुम सबकी बातें आराम से सुनूंगी और सबके सवालों का जवाब भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम लोग इनसे मिलो। वो तीनों एक साथ अरुणिमा की तरफ देखते हैं तो अरुणिमा उन तीनों को देखकर एक फीकी सी मुस्कान देती है। अरुणिमा की नज़र उन दोनों बच्चों के ऊपर थी जो अरुणिमा को अपनी तीखी निगाहों से देख रहे थे। मीरा उनके पास आते हुए कहती है, अरु, इनसे मिलो, ये मेरे और देव के बच्चे। ये हमारा बड़ा बेटा शौर्य, ये है हमारी बेटी अरुणिमा। मिलो अरुणिमा से, मेरी और देव की बेटी अरुणिमा। जैसे ही अरुणिमा ने ये सुना, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं और वह उस नन्ही सी बच्ची अरुणिमा को देखने लगी, जो अपनी बड़ी बड़ी काजल लगी हुई आंखों से अरुणिमा को ही देख रही थी। अरुणिमा के चेहरे पर इतनी बड़ी हैरानी थी कि उसे समझ ही नहीं आया क्या उसने अपना ही नाम सुना है। मीरा उसकी भावनाओं को समझते हुए कहती है, हाँ अरुणिमा, तुमने गलत नहीं सुना है, इसका नाम भी अरुणिमा ही है। मीरा दोनों बच्चों को अरुणिमा के पास लाती है। अरुणिमा सोफे पर बैठी हुई थी और मीरा उन दोनों बच्चों को अरुणिमा के सामने खड़ा करती है। अरुणिमा हैरानी से शौर्य को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल देव के जैसी थीं। यहाँ तक कि बहुत हद तक वह देव के जैसा ही था, लेकिन छोटी अरुणिमा वो पूरी तरह अपनी माँ पर गई हुई थी। और वह मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर अपनी तोतली आवाज में कहती है, आपका नाम अरुणिमा है, मेरा भी नाम अरुणिमा है। वह एकदम से मुस्कुरा जाती है और अरुणिमा और शौर्य को अपने गले लगाते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चे बहुत प्यारे हो, और अरुणिमा तुम तो और ज्यादा प्यारी हो। अरुणिमा ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, देखा भाई, आंटी बोली मैं ज्यादा प्यारी हूँ और आप कलूस हो। शौर्य गुस्से में उसे देखने लगा, लेकिन तभी वहां पर देव की बहन आ जाती है और वह बच्चों को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, अच्छा भाभी, मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ, इन्हें स्कूल के लिए तैयार करना है। आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कीजिए। मैंने भाई से कह दिया है कि आप घर आ गई हैं, भाई बस आने ही वाले होंगे। जैसे ही देव का जिक्र होता है, अरुणिमा एकदम से घबरा जाती है। बच्चे वहां से जा चुके थे। अरुणिमा भी खड़े होते हुए बोली, मीरा, मुझे भी चलना चाहिए।
लेकिन तुरंत ही मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे थोड़ी देर रुको, देव बस आने ही वाले होंगे, उनसे मिलकर तो जाओ। लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर जो घबराहट थी उसे देखकर मीरा ने तुरंत कहा, अरुणिमा कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि देव और मेरे बच्चे। लेकिन अरुणिमा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं मीरा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मुझे तो बहुत खुशी है कि देव अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है और तुम्हारी बच्चे वो दोनों तो बहुत प्यारे हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा एक परिवार है, देव है, बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली है और इन सब के बीच में अगर मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो। मीरा तुरंत कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं और मेरी फैमिली इस तरीके से चीज़ें सोचती ही नहीं है। वैसे सच कहूँ तो शुरू में देव ने भी बच्चा नहीं चाहा था, यहाँ तक कि हम दोनों ने कोई बच्चा प्लान ही नहीं किया था। हम दोनों की शादी तो एक समझौते पर हुई थी, पर उस रात देव ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और मैं भी उसकी देखभाल करते करते कब उसके करीब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है अरुणिमा, उस रात की सुबह के बाद जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो शायद हम दोनों पहली बार एक दूसरे को एक नए तरीके से देख रहे थे। वो पहली बार था जब मैंने उसे अपने पति के रूप में देखा था और देव ने इस शादी को समझौता नहीं बल्कि एक रिश्ते के रूप में देखा था। और जब मेरी प्रेगनेंसी के बारे में उसने सुना तो वो तो इतना खुश हुआ कि हमारी खुशी के उसने अपने पूरे ऑफिस को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। फिर बाद में याद आया कि ऑफिस काम भी तो करना है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मुझसे ज़्यादा परेशान तो देव था। मीरा अपने और देव के बारे में अरुणिमा को बता रही थी और अरुणिमा उसे गौर से सुन रही थी। मीरा कितनी खुश थी देव के साथ, शायद वो ये खुशी डिजर्व भी करती थी क्योंकि उसने बुरे वक्त पर देव का साथ दिया था। अरुणिमा को पता था कि उसे भुलाकर मीरा को एक्सेप्ट करना देव के लिए कितना कठिन रहा होगा, लेकिन एक बार अगर इंसान अपने सबसे बुरे दौर से निकल जाता है तो जिंदगी में उसके लिए खुशियां बरकरार रहती हैं और यही उनके साथ भी हुआ। मीरा और देव के छोटे से खुशहाल संसार को देखकर अब अरुणिमा के दिल में कोई गिल्ट नहीं था, उसके दिल में कोई अपराध बोध नहीं था कि उसने एक वक्त पर देव का दिल तोड़ा था। शायद वो उस वक्त सही भी था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो देव की जिंदगी में मीरा जैसी अच्छी लड़की कभी नहीं आती। मीरा अरुणिमा को सोफे पर बैठे हुए कहती है, अरुणिमा तुम 2 मिनट के लिए यहीं बैठो, मैं देखती हूँ बच्चे तैयार हुए या नहीं, उसके बाद आराम से बैठकर चाय पेंगे और गप्पे मारेंगे। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। मीरा के वहां से जाने के बाद अरुणिमा उठकर उसके घर को देखने लगती है। उसने देखा मीरा ने छोटी छोटी चीजों से अपने घर को कितनी अच्छी तरीके से सजा रखा है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग पर जाती है जिस पर 2 बच्चे थे और वो दोनों शायद बहुत छोटे थे या यूं कहने की 1 या 2 दिन के ही थे, जिसे देखकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तो 1 मिनट में अंदाजा लगा लिया कि ये शौर्य और अरुणिमा ही होंगे, वो उन्हीं की तस्वीर होगी और वो मुस्कुराते हुए उन तस्वीरों को देख रही थी। धीरे से अरुणिमा का हाथ अपने पेट पर गया और एक दर्द की लकीर उसकी आंखों में उभर आती है। उसके बच्चे जिसे उसने अभी अभी खोया है, अगर उसके बच्चे ऐसे उसे छोड़कर नहीं जाते तो उनकी दुनिया में आने के बाद वह भी उनकी ऐसी ही एक खूबसूरत सी फोटो करवाकर उसे दीवार पर सजाकर रखती जो सारी जिंदगी उनकी यादों में रहते। अपने बच्चों की खूनी का दर्द अरुणिमा के चेहरे पर नजर आ रहा था। वह इस एहसास में ही थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और हवा में उठाकर उसे गोल गोल घूमने लगा। अरुणिमा एक तेज आवाज से चीख पड़ती है और जैसे ही उस आदमी की आवाज सुनी, उस शख्स ने अरुणिमा को छोड़ दिया और एक झटके से पीछे हो गया। अरुणिमा ने भी पलटकर सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। पूरे 6 साल बाद वह अपने सामने देव को देख रही थी और पूरे 6 साल बाद अपने सामने देव अरुणिमा को देख रहा था। हॉस्पिटल। आस्तिक किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और वह अभी अभी हॉस्पिटल वापस आया है। उसने अरुणिमा के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। वह अरुणिमा को लेने के लिए उसके कमरे में जाता है। उसने कमरे के अंदर कदम रखने के साथ ही कहा, अरुणिमा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा सामान पैक करता हूँ, हमें घर जाना है। पर तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। अरुणिमा बेड पर नहीं थी। आस्तिक ने बाथरूम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और लापरवाही से दरवाजा बंद करते हुए वह अरुणिमा की रिपोर्ट और उसकी मेडिसिन को बैग में पैक करने लगता है। जब उसने सारा सामान पैक कर दिया तो उसने बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, कितना टाइम लगेगा? लेकिन आस्तिक को सामने से कोई जवाब नहीं मिला। पर आस्तिक इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। वह बहुत शांत था। वह अरुणिमा के साथ लड़ना नहीं चाहता था और न ही उससे बहस करना चाहता था। उसने एक बार फिर से अरुणिमा को आवाज दी और उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी सामने से कोई जवाब नहीं आया।
आस्तिक खुद ही बाथरूम की तरफ चला जाता है। वैसे भी उसे किस बात शर्म है, अरुणिमा उसकी बीवी है और वह उसे देख सकता है। उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर देखा तो अरुणिमा अंदर नहीं थी। उसे यहाँ न पाकर अब जाकर आस्तिक के माथे पर बल पड़ती है। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी। अरुणिमा कमरे में नहीं थी, लेकिन अगर वह कमरे में नहीं है तो कहाँ चली गई? कहीं वह बाहर है। लेकिन अगर वह कहीं गई होती तो उसके सिक्योरिटी और गार्डों उसे जरूर बताते। उसने जल्दी से नीरज और शेर को फोन किया और अरुणिमा के बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों का यही कहना था कि उन्होंने अरुणिमा को कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। आस्तिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह पूरे कमरे को देखने लगता है। वो यहाँ नहीं है और वह अस्पताल से बाहर भी नहीं गई है। उसने अपनी सांसों की और गुस्से में उसने अरुणिमा के बैग को देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुमने ये करने की हिम्मत की है तो तुमने बहुत गलत किया है। तुम हमेशा हम दोनों के लिए चीजें मुश्किल बना देती हो अरुणिमा, क्यों, आखिर क्यों? और इसी के साथ आस्तिक ने एक झटके से उस सारे बिस्तर को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। वह जोर से चिल्लाते हुए शेर और सिक्योरिटी को आवाज देता है। शेर अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ कमरे में दाखिल होता है तो आस्तिक ने गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इस अस्पताल की हर एक कोने की सीसीटीवी चाहिए। मुझे पता करो अरुणिमा कहाँ गई है। शेर एकदम हैरान हो जाता है। उसने कहा, लेकिन बॉस, मैडम कमरे से बाहर निकली ही नहीं है। हमने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा है। मैं पूरी रात दरवाजे के पास ही था। आस्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, वह तुम सबकी नाक के नीचे से भाग गई है। तुम्हें क्या लगता है उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है? मत भूलो वो आस्तिक रायचंद की बीवी है। जब कुछ शातिर सोचती है तो अपने दिमाग से नहीं बल्कि मेरे दिमाग से सोचती है। वह एक बार पहले भी भाग चुकी है और मैंने उसे पकड़ लिया था। इस बार भी वो मेरे मुझसे दूर नहीं भाग सकती है, इसलिए समय बर्बाद मत करो। जाओ जाकर सीसीटीवी चेक करो। शेर जल्दी से हमें सर हिलता है और वहां से चला जाता है। आस्तिक गुस्से में उस कमरे को देखते हुए चिल्लाने लगता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो इस समय अस्पताल में है और यहाँ पर और भी पेशेंट है। उसे इस वक्त सिर्फ अरुणिमा की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो उस पर नाराज नहीं होना चाहता था, उसे पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वह भी उतना ही दुखी था, उसे भी उतना ही दर्द हो रहा था। अपने बच्चों के जाने का दर्द उसने भी महसूस किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अरुणिमा उसे छोड़कर चली जाएगी, वह भी तब जब उसने अरुणिमा के लिए सबको छोड़ दिया था। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, दौलत, शोहरत, नाम, परिवार, पहचान, उसने सबको त्याग दिया था। उसे सिर्फ अरुणिमा चाहिए थी। वह नहीं जा सकती है, वो इस तरीके से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, बस इतना ही काफ़ी है और तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। एक बच्चे की वजह से मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अरुणिमा, तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हारा आना ऐसा होगा कि तुम सारी जिंदगी मुझसे दूर जाने के बारे में अपने ख्याल में भी नहीं सोचोगी। तुम मेरी हो अरुणिमा, सिर्फ मेरी हो, और तुम मुझसे बचकर ऐसे नहीं भाग सकती हो। तुम्हारी भगाने के लिए दुनिया कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी हर मंजिल तुम्हें मुझ तक ही लेकर आएगी। आस्तिक गुस्से में खाली कमरे में अपने पागलपन में चलाए जा रहा था और तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है जिसके ऊपर सामान बिखर गया था, लेकिन उस टेबल के ऊपर रखा हुआ कागज हवा में फड़फड़ा रहा था। उस कागज को देखकर आस्तिक के हाथों की मुठिया कर गई थी। वह तेज कदमों से उस टेबल के पास पहुंचता है और एक झटके से वह कागज निकालकर उसे देखने लगता है। वह इस हैंडराइटिंग को अच्छी तरह से पहचानता था। यह अरुणिमा की हैंडराइटिंग है। आस्तिक के हाथ में अरुणिमा का लिखा हुआ लेटर था। वह उसे खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा हर एक आग के साथ इतना लाल हो रहा था कि उसके सामने अंगारे भी फीके नजर आ रहे थे। आस्तिक ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे आस्तिक, मुझे पता है कि मेरा वो खत पढ़कर तुम जरूर गुस्सा करोगे और परेशान भी होगे, लेकिन प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं चाहती हूँ तुम अपना जीवन खुशी से जियो और मुझे मेरा जीने दो। इससे पहले कि मैं तुम्हें वो खत लिखती, मैंने हमारे रिश्ते के बारे में और हमारे गुजरे हुए कल के बारे में भी सोचा है, पर इन सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे वो एहसास हो गया है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैंने तुम्हारा सबसे अच्छा रूप देखा है, वो जो शायद किसी और को देखना नसीब भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारा रोमांटिक साइड देखा है, तुम्हारा केयरिंग साइड देखा है, तुम्हारा मुझे प्यार करने का एक अलग रूप देखा है, और इसके बदले तुमने मेरे साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है, मैंने उन सबको भुला दिया है। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
तो मैं सच में खुद को एक बेवकूफ़ औरत के रूप में देख रही थी, क्योंकि मैं उस इंसान से प्यार करने लगी थी जिसने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना सताया कि मैं अपनी जान देने के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन क्या करूं, दिल और दिमाग की जंग में मेरा दिमाग हार गया और दिल जीत गया, और मुझे मेरे ही बीस्ट से प्यार हो गया। तुम्हारे साथ गुजरे हुए वो पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और हसीन पल हैं। जब तुमने मुझसे माफ़ी मांगी और जब तुमने मेरे सामने अपने प्यार का इजहार किया, मैं उस क्षण को सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि ये लिखते वक्त मेरा दिल क्या महसूस कर रहा है और वो कितने टुकड़ों में बिखरा हुआ है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुमसे दूर ज़रूर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे एहसास में रहेगा। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है कि मुझसे दूर होना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों के जाने के बाद तुम कितने दुखी थे, और अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है तुम्हें वो ना बताकर कि मैं प्रेग्नेंट थी। अगर मैंने उस समय थोड़ी सी हिम्मत करके वो बता दिया होता, तो शायद आज हालात कुछ और होते, पर बच्चों के जाने का इल्ज़ाम अब मैं तुम्हारे सर पर नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है। अपने पिता के सामने जो तुमने मेरा स्टैंड लिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं वैल्यू रखती हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ, तो मैं सच कहूँ, गर्व से मेरा दिल भारी हो गया था। तुम्हारे जैसे इंसान का प्यार पाना मेरे लिए सच में किस्मत की बात है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं एक ऐसी औरत बन चुकी हूँ जो तुम्हें कभी पिता बनने का सुख नहीं दे पाएगी, और एक दिन जब तुम मुझे और खुद को खाली कमरे में पाओगे, तब शायद तुम बच्चों के लिए तरसोगे। इसीलिए मैं वो दिन आने से पहले ही हमारे इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आस्तिक, ये मत सोचना कि इस दूरी की वजह तुम्हारा मेरे साथ बर्ताव है। जो भी तुमने मेरे साथ किया था, मैंने उन सबको भुला दिया है। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा आज मायने रखता है, और वो बात मायने रखती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन इतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ, पर मैं अपने प्यार के लिए स्वार्थी नहीं हो सकती हूँ। हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्यार लिखा ही नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे तो वो मुश्किल रास्ता भी कट जाएगा, और मैं तुम्हारी जिंदगी में आगे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की कल्पना करूंगी। चाहूंगी तुम उसके साथ खुश रहो और अपना परिवार पूरा करो। अगर मुमकिन हो तो दिल के किसी कोने में मेरा प्यार हमेशा सलामत रखना। अलविदा दिल। हर एक शब्द के साथ आस्तिक की नज़र उस अलविदा शब्द के बाद उस आंसुओं की एक बूंद पर जाती है जो अब कागज पर सूख गए थे, जिसे देखकर आस्तिक का दिल भर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा हताशा से भर गया था। अरुणिमा उससे प्यार करती है, उसका प्यार भी अरुणिमा के लिए सच्चा है, और अरुणिमा के दिल में जो भावनाएं थीं, इस खत के जरिए आस्तिक तक पहुंच गई हैं। आस्तिक समझ पा रहा था कि वो खुशी उसके लिए कितना मायने रखती है, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अरुणिमा उसे छोड़कर जा चुकी है, और इसकी वजह आस्तिक का भविष्य है, जबकि आस्तिक ने कह दिया है कि वो सिर्फ अरुणिमा के साथ अपना आने वाला कल सोच रहा है। आस्तिक को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। ये बात बच्चों की नहीं थी, अरुणिमा की थी। उसे अरुणिमा वापस चाहिए थी। वो अरुणिमा के लिए स्वार्थी हो गया था। वो अपने प्यार के लिए मतलबी हो गया था। अरुणिमा उससे प्यार करती है और वो अरुणिमा को वापस अपनी जिंदगी में लाकर रहेगा। उसने बहुत ही रफ हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे को सामान्य करते हुए उसने अपने मन में कहा, बहुत गलत किया है तुमने अरु, और इस बात की सज़ा तुम्हें जल्द ही मिलेगी। मुझसे दूर जाने की ये जो तुम्हारी नाकामयाब प्लानिंग है ना, ये तो कामयाब होने से रही। बस अब इंतज़ार करो मेरा तुम तक पहुंचने का। तभी दरवाज़ा खुलता है और शेर अंदर आते हुए बोला, बॉस हमें कुछ मिला है सीसीटीवी में और मुझे लगता है आपको वो देखना ज़रूरी है। आस्तिक ने तुरंत कहा, क्या हुआ? अरुणिमा का पता चला वो अस्पताल से कैसे बाहर निकली है। शेर ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ सर, हमें ये तो पता चल गया है कि मैडम कैसे बाहर निकली होंगी। वो लॉन्ड्री के कपड़ों वाले बास्केट में छुपकर बाहर निकली होंगी, क्योंकि हमने उसके बाद उनकी फुटेज सीधे सीसीटीवी के गेट पर देखी है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। कल रात कोई आदमी कमरे में आया था और उसका भी फुटेज हमें मिला है। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जितना मैंने जाना है, मुझे ये आपके पिताजी जैसे लग रहे हैं। आस्तिक के हाथ मुट्ठियों में कस गए थे। उसकी आंखें एकदम से सख्त हो गई थी जब उसने अपने पिता के बारे में सुना। अरुणिमा का अचानक से उसे छोड़कर जाने का फैसला और सीसीटीवी में उसके पिता जैसे किसी एक शख्स को देखा जाना, ये दोनों बातें असामान्य नहीं हो सकती हैं। आस्तिक ने कुछ चीजें आपस में जोड़ी और उसके बाद उसने एक निर्णय लिया। वो गुस्से में अपने मन में कहता है, तुम्हें ढूंढ ही दूंगा जान,
लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं ताकि कोई भी आगे चलकर मेरे और तुम्हारे बीच आने की कोशिश ना करे, भले ही इसके लिए मुझे मुंबई को 2 टुकड़ों में क्यों न तोड़ना पड़े। तारानकन तारानकन तारानकन। देव का घर। 2 पल रुका, ख्वाबों का कारवां। और फिर चल दिए। तुम कहाँ, हम कहाँ। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां। और फिर चल दिए। तुम कहाँ, हम कहाँ। देव और अरुणिमा एक दूसरे के आमने सामने थे। देव अरुणिमा को देख रहा था और एकदम से उसका चेहरा भाव शून्य हो गया था। अरुणिमा उसका पहला प्यार आज उसके सामने खड़ी है। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। 2 पल रुका। अरुणिमा भी एक नज़र देव को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। देव पहले से ज्यादा मैच्योर लगने लगा है। पहले जहां वो सिंपल टी शर्ट और जीन्स में रहा करता था, तो वहीं आज उसने बिजनेस सूट पहना हुआ है। उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग हो गई है, लेकिन चेहरे पर वो चमक अभी भी है जिसे देखकर अरुणिमा उसे पसंद करती थी। तुम थे या खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे, तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे, तुम थे मिले या मिली मंजिलें, तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। 2 पल रुका। देव को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अरुणिमा को देख रहा है। अरुणिमा को देखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। उसके घर में अरुणिमा उसके सामने है। अरुणिमा के सामने जाता है और धीरे से उसने हाथ उठाकर अरुणिमा की उंगलियों को छू लिया। अरुणिमा के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो तो बस देव को देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पुराने किसी एहसास के साथ उसने अपने मन में देव से माफ़ी मांगी है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक ग्लानि के भाव थे। लेकिन जैसे ही देव ने अरुणिमा की उंगलियों को छुआ और वो वास्तविक थी, तो देव एकदम से चौंक कर पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में एक आंसू की परत आ गई थी और चेहरा भाव से भर गया था। अरुणिमा उसके सामने है, उसकी अरुणिमा, उसका पहला प्यार। डैडी, डैडी। अपने दोनों बच्चों की आवाज़ सुनकर देव उसकी तरफ देखने लगता है और अरुणिमा ने भी देखा। दोनों बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो दोनों भागते हुए देव की तरफ आते हैं। देव पहले तो अरुणिमा को देखने में इतना ज्यादा खो गया था कि वो ये बात भूल ही गया कि वो अपने घर में है, जहां उसकी फैमिली है। वो नीचे झुकता है और दोनों बच्चों को गोद में उठा लेता है। उसके दोनों बच्चे देव के गालों पर एक एक किस करते हैं और देव के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने अरुणिमा की तरफ अभी भी हैरानी से देखा। शौर्य और अरुणिमा को अपनी गोद में लेकर देव हैरानी से अपने सामने खड़ी अरुणिमा को ही देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी उसे यही बता रही थी कि जो वो देख रहा है शायद उसकी आंखों का धोखा है। पर तभी वहां पर मीरा के हंसने की आवाज आती है। मीरा की हंसी को सुनकर वह उसकी तरफ देखने लगता है और अरुणिमा भी उसे देखती है, तो मीरा मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसने अरुणिमा से कहा, देखा अरुणिमा, मैंने तुमसे कहा था ना, देव तुम्हें देखेगा तो एकदम से हैरान हो जाएगा और वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि तुम यहाँ पर हो। अरुणिमा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी और देव उसे अभी भी अपनी हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। मीरा ने बच्चों को गोद से नीचे उतारा और उन्हें अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहती है, अच्छा चलो तुम दोनों बातें करो, मैं तब तक बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ, इनकी स्कूल बस आ गई है। मीरा दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ घर के बाहर ले जा रही थी कि तभी अरुणिमा ने पलटकर देव को देखा और अपने छोटे से हाथ हिलाते हुए कहा, बाय बाय डैडी। देव ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को बाय कहा, तो छोटी अरुणिमा खुश होते हुए कहती है, डैडी जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो आप हमारे लिए पिज्ज़ा बनाओगे। आपके हाथों का पिज्ज़ा बहुत यमी होता है। शौर्य भी जल्दी से कहता है, हाँ डैडी, मुझे भी पिज्ज़ा खाना है आपके हाथों का, लेकिन उसमें कैप्सिकम मत डालना। अपने बच्चों की फरमाइश सुनकर देव ने हामी दिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों अभी स्कूल जाओ और जब तुम दोनों स्कूल से वापस आओगी तो मैं तुम दोनों के लिए पिज्ज़ा बनाकर रखूंगा। और मेरे लिए भी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो देव भी मुस्कुराते हुए हामी में सर हिलाता है और मीरा बच्चों को लेकर चली जाती है। अब हॉल में सिर्फ देव और अरुणिमा ही थे। अरुणिमा को देखकर देव ने हैरानी से पूछा, अरुणिमा तुम यहाँ पर? अरुणिमा थोड़ा संकोच में थी। उसने जल्दी से कहा, मैंने मना किया था मीरा को कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस तरीके से तुम्हारे घर नहीं आना चाहती थी। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि इतने सालों बाद तुम्हें अचानक से अपने सामने देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। काफी बदल गई हो, देव ने कहा। तो अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी तो बदल गए हो। देव ने हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ बदल तो गया हूँ और वो बदलाव जरूरी भी था, ताकि फिर कोई मुझे कोई दर्द ना दे। अरुणिमा के चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। उसने तुरंत देव को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी देव। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, इसीलिए तो मीरा के साथ तुम्हारे घर भी नहीं आना चाहती थी। देव के चेहरे पर अभी वो ही मुस्कान थी। उसने अरुणिमा से कहा, अगर तुम मुझसे माफी मांग रही हो तो ठीक है, मुझे तुम्हारी माफी मंजूर है। चलो इतने सालों बाद ही सही, तुमने मुझसे माफी तो मांगी, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा तुम्हें देख भी पाऊंगा। सालों पहले तुम सिर्फ मुझसे रिश्ता तोड़कर नहीं गई थी, बल्कि ऐसे चली गई जैसे कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। और फिर उसके बाद एक दिन पता चला कि तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े और अमीर फैमिली में हो गई। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश था कि चलो तुम्हें आखिरकार वो सब मिल ही गया जिसकी तुमने चाहत रखी थी। अरुणिमा उसके शब्दों को सुनकर एक धक्का सा महसूस करती है। देव कहना क्या चाहता है? अरुणिमा ने देव को इसलिए छोड़ा क्योंकि उस वक्त वो एक अमीर इंसान नहीं था और उसने एक अमीर इंसान से शादी करने के लिए देव को छोड़ दिया था। हालांकि वो बात गलत है। उसने जल्दी से कहा, नहीं देव, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी हुई जरूर थी, लेकिन मेरी शादी का और हमारे अलग होने का आपस में कोई संबंध नहीं है। और मैं तुमसे इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर वापस बेंगलुरु चले गए थे। देव ने बहुत रूठी तरीके से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है अरुणिमा की उस समय सिचुएशन कैसी थी और क्या थी? कम से कम तुम मुझसे एक बार बात तो करती या फिर मुझे कुछ कहने की कोशिश तो करती। लेकिन तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ऐसे चली गई जैसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता था। इतना ही था तुम्हारा वादा? क्या इतना ही यकीन था तुम्हें मुझ पर? देव की बातों में एक चुभन थी और वो चुभन अरुणिमा महसूस कर पा रही थी। उसने देव को देखकर शक्ति से कहा, देव, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझे आज तक अफसोस है। जानती हूँ तुम्हारा दिल तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर वो गुनाह है तो उस गुनाह की सजा भी मैंने पाई है। और अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ ना आने का फैसला सबसे सही था। आई एम सॉरी देव, मैं यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरुणिमा वो कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मीरा अंदर आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उनके पास आकर कहती है, तो क्या बातें हो रही थी दो पुराने दोस्तों के बीच? अरुणिमा ने तुरंत मीरा से कहा, आई एम सॉरी मीरा, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। अब तो देव भी घर आ चुका है, तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। अरुणिमा प्लीज रुक जाओ, वो देव ने कहा था और अरुणिमा एकदम से उसे देखने लगती है। तो देव उसके पास आते हुए कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मुझे ही वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी और मेरी ही वजह से तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें देखकर अपने आप वो सारी बातें मेरे मुंह से निकल गई। मीरा ने गुस्से में देव से कहा, आपने क्या कहा? पूर्णिमा को क्यों यहाँ से जाने की बात कर रही है? आपको पता है इसके पास अभी रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ और आपकी उल्टी सीधी बातें इसे परेशान कर रही है। अगर ऐसा ही है तो आप बाहर आउट हाउस में जाकर सो जाए, जब तक अरुणिमा यहाँ है। खबरदार जो घर के आसपास भी भटकी तो। लेकिन अरुणिमा ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं मीरा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ पर रहकर क्या करूँगी? तुम अपनी फैमिली के साथ हो, मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। लेकिन उसकी बात को बीच में काटते हुए देव ने कहा, तो फिर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो कहा कि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। देखो, मैंने जो कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस समय किस सिचुएशन में हो। अगर तुम मेरी वजह से यहाँ से चली गई तो मैं शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अरुणिमा उसे हैरानी से देखती है, तो देव ने जल्दी से कहा, अरुणिमा प्लीज़, हमारी दोस्ती के लिए प्लीज़ यहाँ रुक जाओ। देव ने अरुणिमा को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया था और इसीलिए अरुणिमा वहाँ रुक जाती है। मीरा को भी काफ़ी खुशी हो रही थी। वो सब एक साथ बैठे थे और पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। हालांकि इन बातों में कहीं भी देव और अरुणिमा का रिश्ता शामिल नहीं था। अरुणिमा जानबूझकर अपनी शादी की बात उन लोगों से छुपा रही थी। जब भी उसकी शादी और परिवार की बात आती तो अरुणिमा जानबूझकर कोई और बात कर देती। देव के कांटेक्ट में कुछ पुराने दोस्त शामिल थे। देव ने उन सब की बात अरुणिमा से करवाई और सब अरुणिमा से बात कर बहुत खुश थे।
यहाँ तक कि उन सब ने वो भी सोचा था कि बहुत जल्द सारे दोस्त एक साथ मिलकर एक रियूनियन प्लान करेंगे। देव और अरुणिमा अभी भी सोफे पर बैठे हुए थे और पुराने एल्बम को देख रहे थे, पर तभी मीरा ने देव के सामने कुछ दवाइयों के खाली रैपर रखते हुए कहा, देव मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है। हॉस्पिटल भी गई थी लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब अरुणिमा ने उन दवाइयों के रैपर को देखा तो वो एकदम से हैरान हो जाती है। वो दवाइयाँ तो वो भी लेती थी जब वो प्रेग्नेंट थी, तब डॉक्टर ने उसे मल्टीविटामिन और प्रेगनेंसी से रिलेटिव टैबलेट दिए थे, जिसे देखकर अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है, ये सारी दवाइयाँ मीरा के पास क्यों हैं? अरुणिमा ने जल्दी से एक रैपर उठाते हुए कहा, मीरा तुम ये मेडिसिन क्यों ले रही हो? ये मेडिसिन तो प्रेग्नेंट औरतें लेती हैं ना। इस पर मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और जल्दी से कहा, हाँ पता है, इसलिए तो ले रही हूँ। अरुणिमा हैरानी से उन दोनों को देखती है, तो देव ने अरुणिमा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, हम दोनों एक बार फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिसे सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। वो दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जल्दी से मीरा को गले लगाते हुए कहा, मीरा तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद उसने देव की तरफ देखते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा नहीं अरुणिमा, जब से तुम्हें अपने घर लाई हूँ मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है तुम्हारे साथ बैठकर 2 मिनट बात करने के लिए। ऐसे में तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताती? और जहाँ तक बात रही दूसरी बार पेरेंट्स बनने की, तो हम दूसरी बार नहीं तीसरी बार पेरेंट्स बना रहे हैं। तुम भूल रही हो हमारे 2 बच्चे पहले से हैं। आस्तिक तेज कदमों से बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके पीछे करीब 10 लोग थे और सभी ब्लैक कमांडो थे। सभी के पास हथियार थे और आस्तिक गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सिक्योरिटी टीम से उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अरुणिमा के बारे में उन्हें कुछ पता चला है, इसलिए वह गुस्से में अपने सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ आया था। पिछले कुछ घंटों में आस्तिक ने पूरा शहर तबाह करके रख दिया था। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और पानी वाले जहाज से लेकर छोटे रास्ते तक जो शहर से बाहर जाते हैं, आस्तिक ने हर जगह पता कराया, लेकिन अरुणिमा नाम की कोई भी उस पर सवार नहीं थी। अभी 1 घंटे पहले आस्तिक को खबर मिली कि शायद अरुणिमा मिल गई है, इसीलिए आस्तिक जल्दी से एयरपोर्ट गया, पर जब उसने देखा कि वह अरुणिमा नहीं थी, तो उसने गुस्से में अपने आदमी को खूब डांटा, क्योंकि यह नाम की गलती की वजह से हुआ था। उस लड़की का नाम अनिमा था और आस्तिक की सिक्योरिटी ने उसे अपनी फ्लाइट में चढ़ने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी फ्लाइट चली गई और वो आस्तिक पर बहुत नाराज भी हो रही थी, लेकिन आस्तिक के पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। उसने हाथों में इतना पैसा दे दिया कि वो खड़े खड़े अपने लिए पूरी की पूरी फ्लाइट खरीद सकती है और वो तेजी से ऑफिस की तरफ आ गया था। शेरा ने जैसे ही आस्तिक को देखा उसने तुरंत कहा, सर हमें पता चला है कि मैडम शहर से बाहर नहीं गई हैं। वो अभी भी इसी शहर में हैं और अस्पताल के बाहर सीसीटीवी फुटेज में हमने उन्हें देखा है। आस्तिक ने गुस्से में कहा, ये बात तुमने पहले भी बताई है कि अरुणिमा को अस्पताल के बाहर जाते हुए तो देखा, पर उसके आगे वो कहाँ गई? लेकिन शेर ने तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन आस्तिक के सामने करते हुए कहा, सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए। आस्तिक ने देखा तो उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया था और आंखें लाल हो गई थीं। अरुणिमा हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसके बाद वो दोनों ही अस्पताल से एक साथ बाहर निकल जाते हैं। आस्तिक ने गुस्से में उस फुटेज को देखा जहां पर अरुणिमा हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी। तभी शेर ने दूसरा वीडियो चला दिया जो हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूरी पर एक कॉफ़ी हाउस का था, जहां पर अरुणिमा और वो औरत अभी भी एक टेबल पर बैठे एक दूसरे के सामने बातें कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। और उसके बाद वो औरत अरुणिमा को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गई। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से उस औरत की गाड़ी का फुटेज मिल गया था और उसका गाड़ी नंबर भी मिल गया था। आस्तिक ने गुस्से में शेर को देखते हुए कहा, पता चला कहाँ है अरुणिमा? शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर हमें पता चल गया, मैडम इस लेडी के साथ हैं और इस लेडी की जो गाड़ी है उसका भी एड्रेस हमें मिल चुका है। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, गाड़ी निकालो और चलो। आस्तिक ने जब ये कहा तो शेर के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, सर हमें लगता है कि हमें वहां पर बिना सिक्योरिटी के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी नंबर किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है। आस्तिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो गाड़ी किसकी है और वो एड्रेस किसका है। मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। अगर वो कोई बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है तो भी मेरे सामने 2 कौड़ी का ही है। आस्तिक रायचंद के सामने किसी की औकात नहीं। लेकिन नीरज भी वहीं पर था और वो भी जानता था कि शेर क्यों आस्तिक को रोक रहा है।
नीरज ने शेर के पास आते हुए कहा, सर, सेरा सही कह रहा है, हमें हमारी ब्लैक टीम को रेडी कर लेना चाहिए। मैडम इस वक्त जहां पर हैं, वहां से उन्हें लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आस्तिक हैरानी से अपने आदमियों को देख रहा था। आस्तिक के लोगों ने कभी भी उसे इस तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की और वो बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने नीरज और शेर को देखते हुए कहा, क्या बात है? क्या छुपा रहे हो मुझे? कहाँ है अरुणिमा और कौन है वो लोग जिनके पास इस वक्त अरुणिमा है? स्पाइडर। आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और उसके कदम अपने आप पीछे हो जाते हैं। वो हैरानी से शेर को देखता है। वो नाम उसने पहले भी सुना था, लेकिन स्पाइडर और आस्तिक दोनों की दुनिया अलग थी। हालांकि दोनों का प्रोफेशन एक ही था, लेकिन दोनों ने अपने अपने काम को एक दूसरे से बहुत अलग रखा हुआ था। जहां आस्तिक इंडिया में एक बड़े गैंग लीडर के रूप में सामने आ रहा था, तो वहीं पर स्पाइडर रशियन माफिया के लिए एक खतरनाक माफिया लीडर था। आस्तिक के हाथ मुट्ठियों में कस गए थे। वो तेजी से बाहर की तरफ निकला। नीरज और शेर जल्दी से आस्तिक के पीछे जाने लगे। शेर ने तुरंत सेट जोर टीम को आस्तिक के लिए तैनात कर दिया था और नीरज उसके साथ पूरी तैयारी के साथ जा रहा था। लेकिन जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो नीरज ने एक बार उसे रोकते हुए कहा, सर, आप एक बार फिर सोच लीजिए। स्पाइडर कोई मामूली इंसान नहीं है। वो सबके सामने रहकर भी अपराध करता है। आज तक स्पाइडर के बारे में किसी को नहीं पता चला और न ही उसके काम के बारे में। तभी तो वो अपनी फैमिली को लेकर खुलेआम शहर में ऐसे रहता है जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। उसकी फैमिली भी उसकी असली पहचान के बारे में नहीं जानती है और सबके सामने एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा करके वो पीठ पीछे रशियन माफिया के लिए काम करता है। आस्तिक ने गुस्से में गाड़ी पर लात मारते हुए कहा, स्पाइडरमैन को अगर मैंने दीवार के जाले में नहीं चिपका दिया ना, तो मेरा भी नाम आस्तिक रायचंद नहीं है। मुझे परवाह नहीं है वो रशियन माफिया के लिए काम करता है, चाहे किसी भी बड़े माफिया गैंग का लीडर हो, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि उसके पास मेरी अरुणिमा है और कोई भी मुझे मेरी बीवी को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकता है। देख लूंगा उस स्पाइडर को। अगर मुझे मेरी अरुणिमा को वापस लाने के लिए उस स्पाइडर के वेब में जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। लेकिन सर, स्पाइडर कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके साथ रशियन माफिया है और हम इंडिया में हैं। नीरज ने आस्तिक को समझाते हुए कहा, तो आस्तिक ने तुरंत नीरज को गुस्से में देखकर चिल्लाते हुए बोला, अगर वो रशियन माफिया है तो रसिया में जाकर अपना गैंग ऑपरेट करें। ये इंडिया है और इंडिया का एक ही किंग है जिसका नाम है आस्तिक रायचंद। मेरी जगह पर, मेरे शहर में रहकर अगर स्पाइडर को लगता है कि वो अपने जाल को यहाँ फैल सकता है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। और हाँ, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का जंगल होता है और इस जंगल का शेर इस वक्त बहुत घायल है। देव का घर। शहर से बाहर देव का वो शांत इलाके में बसा हुआ छोटा सा घर उसे बहुत प्यारा था। यहाँ पर वो अपने काम और बाकी सब चीज़ों से दूर अपनी फैमिली के साथ आराम से रहता था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अरुणिमा बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मीरा की दूसरी प्रेगनेंसी का सुनकर भी उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी। आखिरकार देव अपने जीवन में आगे बढ़ गया और उसने वो सब पा लिया जिसका वो हकदार था। रात काफ़ी हो गई थी। मीरा को इतनी देर तक जागना सही नहीं था और बच्चे भी सो गए थे, लेकिन अरुणिमा को नींद नहीं थी। रात के समय वो छत पर टहल रही थी और चांद की रोशनी में अपने सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही थी जब उसके पास एक कप आता है। अरुणिमा ने चौंक कर देखा तो पीछे देव खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे कप देते हुए कहता है, अभी भी आदत है या छोड़ दी? अरुणिमा ने देखा तो उसमें हॉट चॉकलेट था। उसने मुस्कुराते हुए देव के हाथों से वो हॉट चॉकलेट का कप लिया और कहा, कुछ आदतें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन पुरानी आदत अगर एक बार फिर से दोहराई जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरुणिमा और देव दोनों छत पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अरुणिमा ने धीरे से देव को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी देव। देव के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने नाम में सिर हिलाया और कहा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ कि उस समय तुमने कुछ कहा नहीं, अगर तुम कुछ कहती तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता और आज हालात ऐसे नहीं होते जैसे कि हैं। अरुणिमा बोली, तुम और मीरा एक साथ काफी अच्छे लगते हो। देव ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो। मीरा के साथ मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं था। कॉलेज में जब हम सब एक साथ थे तो मैं मीरा को सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त के रूप में देखता था, क्योंकि पसंद तो मेरी तुम थी। लेकिन जब तुम जिंदगी से चली गई तो मेरे अकेलेपन ने मुझे इस तरीके से घेर लिया कि मुझे एक सहारे की जरूरत पड़ गई और उस वक्त मीरा थी जो मुझे सहारा देने के लिए आगे आई थी। सच कह रहा हूँ,
अरुणिमा, अगर उस समय मीरा ने मुझे नहीं संभाला होता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। उसने मेरे गुजरे कल को भूलकर मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, तो वो मेरा भी फर्ज था कि मैं उसे उसके हिस्से की सारी खुशियाँ देता। मुझे वक्त लगा, लेकिन देखो आखिरकार हम अपनी फैमिली बनाने में कामयाब हो गए। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए और मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। पर तभी देव को कुछ याद आता है और उसने तुरंत कहा, लेकिन अरुणिमा, तुम्हारा क्या मतलब? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी बहुत अमीर परिवार में हुई थी, तो फिर तुम ऐसे अचानक से? मेरा मतलब है कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई। वो तुरंत बोली, वो अब हम साथ नहीं हैं। देव ने हल्की सी आवाज में कहा, ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड अब अलग हो चुके हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारे हस्बैंड का? देव और अरुणिमा इस वक्त टेरेस पर थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, या यूं कह लो कि एक दूसरे के साथ बातें करके अपनी कुछ पुरानी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शिकायत थी, कुछ सवाल थे, कुछ बातें थी जो शायद अभी भी दिल के किसी कोने में पनप रही थी, जिसे वो एक दूसरे के साथ बात करके पूरा कर रहे थे, और ये खोना जरूरी भी था। क्योंकि वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन दोनों का अपना कोई भविष्य नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को भूलकर वो एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत करें। देव और अरुणिमा अपनी किसी बात पर हंस रहे थे, तभी देव ने कहा, तुम बार बार मुझे अपने हस्बैंड का नाम बताने से कतरा रही हो, कहीं तुम्हारे हस्बैंड का नाम कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे सुनकर मैं हैरान हो जाऊं? अरुणिमा ने तुरंत कहा, हैरान हो जाऊं? मतलब मैं समझी नहीं। तो देव हंसते हुए कहा, अरे कहीं तुम्हारे हस्बैंड का नाम चमन लाल या फिर मोतीराम तो नहीं है? अरुणिमा के जहन में एकदम से आस्तिक का चेहरा आ जाता है और उसके साथ वो देखती है कि जब आस्तिक एक पावरफुल इंसान के रूप में खड़ा हो और सबको अपनी दमदार स्पीच से हैरान कर दे रहा था, तब उसने अपना नाम चमन लाल लिया था, और ये सोचकर ही अरुणिमा को हंसी आ जाती है। कितना अजीब होता, आस्तिक रायचंद नहीं चमन लाल माफिया लीडर। अरुणिमा को ऐसे हंसना देख देव को भी अच्छा लग रहा था। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, थैंक यू अरुणिमा। अरुणिमा उसे तुरंत हैरानी से देखने लगती है, तो देव ने कहा, अगर तुम मेरे सामने नहीं होती और मुझसे बातें नहीं करती तो शायद मैं सारी जिंदगी तुम्हें गलत समझता। अरुणिमा ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत नहीं होते, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैंने उस वक्त तुम्हारा दिल दुखाया था। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और मेरे पास भी अपनी परेशानियाँ हैं। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में होने वाली जिम्मेदारियाँ को बखूबी निभाएं और एक दूसरे के साथ अच्छी यादें बनाकर रखें। क्या इतना हमारे रिश्ते के लिए काफ़ी नहीं है? देव ने सिर हिलाते हुए अरुणिमा के सवाल का जवाब दिया, लेकिन तभी अरुणिमा ने तुरंत कहा, वैसे देव सवाल तो एक मेरे पास भी है। देव तुरंत उसकी तरफ देखता है तो अरुणिमा ने उसे डांटना भारी अंदाज में कहा, जब 2 बच्चे थे तो ये तीसरे की क्या जरूरत थी? शौर्य और अरुणिमा काफी नहीं थे क्या तुम्हारे लिए? देव के चेहरे पर एक शर्मिंदगी के भाव आ गए थे और उसका चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया था। उसने धीरे से कहा, अरुणिमा ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल शौर्य और अरुणिमा, ये मैं और मीरा ने प्लान नहीं किया था, वो दोनों तो बस समझ लो कि ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। जब मैं शौर्य को पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया की खुशियां मेरे सामने आ गई हैं, और अपने बेटे को अपने सामने देखकर मेरा मन एकदम से भर गया था। बस उसी पल, उसी दिन और इस समय मैं एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। और जब अरुणिमा मेरे सामने आई तो मुझे एकदम से तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम अरुणिमा रखा था। लेकिन इस नाम को रखने में अकेले मेरे हाथ नहीं है, बल्कि ये नाम मीरा ने भी पसंद किया था। शौर्य और अरुणिमा का नाम कैसे सिलेक्ट हुआ था? जब शौर्य का नाम की पर्ची बनाई गई तो ये नाम हमें 1 मिनट में पसंद आ गया था, लेकिन अरुणिमा का नाम मीरा ने करीब 10 पर्चियां बनाई थी और मैंने भी करीब 10 पर्चियां बनाई थी। और तुम्हें पता है उन सब में हम दोनों ने क्या नाम लिखा था अरुणिमा? क्योंकि हम दोनों ही चाहते थे कि तुम्हारी याद सारी जिंदगी हमारे साथ रहे और जब भी हम अपनी अरुणिमा को पुकारे हमें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ वो अपनी दुनिया में इतने संघर्ष कर रही थी और वहाँ कोई और परिवार उसके नाम के सहारे ही अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा था। उसने तुरंत अपने जज्बातों को रोकते हुए कहा, थैंक यू देव, मुझे अपनी यादों में जिंदा रखने के लिए। अब तक उन दोनों के हॉट चॉकलेट खत्म हो चुके थे। अरुणिमा ने देव के हाथों से कप लेते हुए कहा,
तुम मीरा के पास जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकूंगी, बाहर का मौसम मुझे बहुत सुकून दे रहा है। देव ने सिर हिलाया और वहां से अंदर की तरफ चला जाता है क्योंकि मीरा सच में नींद में उसे ढूंढने लगती है। देव के जाने के साथ ही अरुणिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपने भारी मन से देव को जाते हुए देखा और अपने मन में कहा, आई एम सॉरी देव, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं किसी की जिंदगी में जाकर उसके परिवार को खराब नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम और मीरा हमेशा मेरे दोस्त रहोगे और मुझे हमेशा अपने पास बिना किसी सवाल के रखोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार में रहकर मैं जहाँ पर किसी भी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पता है अगर मैं यहाँ ज़्यादा समय रही तो आस्तिक मुझे आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा किसी ऐसी जगह जहाँ वो मुझ तक पहुँच ही ना पाए। अरुणिमा धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आती है। नीचे सब जगह अंधेरा था, बस इमरजेंसी लाइट कुछ देखने में मदद कर रही थी। उसने एक नज़र देव और मीरा के कमरे को देखा और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी और उसके तुरंत बाद उसने बच्चों के कमरे की तरह देखा। वो बच्चे बहुत प्यारे थे, कुछ ही समय में दिल के बहुत करीब आ गए थे, या यूं कहने की अरुणिमा अपने बच्चों की याद दिला गए थे। लेकिन अरुणिमा ने तय कर लिया था वो इस परिवार में रहकर खुद के साथ साथ इन्हें भी खतरे में नहीं डाल सकती है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना था। वो पहले कोशिश कर चुकी थी लेकिन मीरा और देव ने उसे जाने ही नहीं दिया, इसलिए वो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलने का फैसला करती है। अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर पहला कदम सामने रखा वो एकदम से हैरान हो गई क्योंकि आस्तिक ठीक उसके सामने खड़ा था। आस्तिक को अपने सामने देखकर अरुणिमा एकदम सदमे में चली गई थी। वो अपनी पलकें बार बार झटका रही थी, जैसे कि यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि आस्तिक सच में यही है, लेकिन आस्तिक का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही उसने खींचना शुरू किया अरुणिमा होश में आती है और उसे एहसास होता है कि वो सपना नहीं देख रही है, सच में आस्तिक उसके सामने खड़ा है। उसने तेजी से अपना हाथ आस्तिक के हाथ से छुड़ाया और वापस घर के अंदर कदम रखते हुए कहा, आस्तिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप घर वापस चलो, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए आस्तिक एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन अरुणिमा फिर से अपने कदम पीछे लेते हुए बिल्कुल घर के अंदर आ गई थी और उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? अरुणिमा को लगा शायद आस्तिक उसके खातिर उसकी बात समझ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। आस्तिक भी गुस्से में घर के अंदर आ जाता है और उसने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? तुमने क्या सोच लिया कि तुम चाहोगी मुझसे दूर जा सकती हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा? अरुणिमा तुम मेरे साथ घर वापस चल रही हो और कोई सवाल नहीं चाहिए मुझे। उसने अरुणिमा की बांह पकड़ ली और उसे कस के खींचने लगा, लेकिन अरुणिमा ने उसके हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और खींचातानी में उसका पैर एक स्टॉल पर लग जाता है जिसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ था। वो स्टैचू के नीचे गिर जाता है और एक तेज आवाज के साथ जैसे घर में सब लोग उठ जाते हैं। अरुणिमा कस के चिल्लाते हुए कहती है, आस्तिक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। अरुणिमा किसी को जागना नहीं चाहती थी, लेकिन आस्तिक की हरकतों की वजह से वो ये भूल भी गई है कि वो इस वक्त किसी और के घर में है और रात के समय सब आराम कर रहे हैं। अरुणिमा हैरान हो गई ये सोचकर कि आस्तिक ने उसे आधे दिन में ही ढूंढ लिया। उसने सोचा कि वो कभी भी आस्तिक की पकड़ में नहीं आएगी, पर वो भूल कैसे गई कि ये आस्तिक का ही शहर है। वो यहाँ की हर एक गली से अच्छी तरह से वाकिफ है। अगर वो इस शहर से बाहर नहीं निकलती है तो आस्तिक उसे कैसे भी करके ढूंढ ही लेगा। अब अरुणिमा को यहाँ आने का पछतावा हो रहा था। उसने अपनी वजह से मीरा और देव के साथ उसके पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया था। तो स्टोरी ख़त्म हो गई है। आप लोगों ने आज का एपिसोड सुना, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बिल्कुल आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा है, आपके एक्सपेक्टेशन और क्या है इस एपिसोड से, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे वाले जो एपिसोड हैं उसे रेडी कर सकूं। जिन्होंने ये कहानी पढ़ रखी है उनके लिए कोई सस्पेंस नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए सस्पेंस ही सस्पेंस है। तो बने रहिए कहानी के साथ। मैं आपके लिए जल्द ही दूसरा एपिसोड लाऊँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो करेंगे ही आप लोग, बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए बाय बाय।